हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे प्रेशर वैल्यूम लूप्स एंड कार्डियक साइकिल। तो प्रेशर वैल्यूम लूप में क्या है, वाई एक्सिस पे लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर दिखाया गया है कि एक कार्डियक साइकिल में किस तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर चेंज होता है, और एक्स एक्सिस पे लेफ्ट वेंट्रिकुलर वैल्यूम दिखाया गया है कि ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल किस तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकुलर वैल्यूम चेंज होता है। और इसी में कुछ चीजें बताई गई हैं, स्ट्रोक वैल्यूम जैसे क्या होता है, और S3 प्रोड्यूस होता है, S4 प्रोड्यूस होता है, S1 प्रोड्यूस होता है, और कब एओर्टिक वॉल ओपन होता है, कब एओर्टिक वॉल क्लोज होता है, कब माइट्रल वॉल ओपन होता है और कब माइट्रल वॉल क्लोज होता है। तो ये चीजें पूरी इस ग्राफ में बताई गई हैं। तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, इसको हमने अच्छे से एलिमिनेट किया है और अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो हमें मालूम है कार्डियक साइकिल जो हमारी शुरू होती है, ऐसे नोड जो हमारा फायर करता है, तो सबसे पहले हमारी एट्रियम का कॉन्ट्रेक्शन होता है। तो एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन देखिए, एट्रियल सिस्टोली हमारी का इस लूप पे यहाँ पे है एट्रियल सिस्टोली। तो एट्रियल सिस्टोली यहाँ पे है, इसलिए हम सबसे पहले यहाँ से अपनी साइकिल को शुरू करते हैं, यहाँ पे समझने के लिए, क्योंकि ये हाफ साइकिल ये बीच में से शुरू हो रहा है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं ये ग्राफ। तो ये ग्राफ, ये वाली लाइन को हम देखते हैं, इस लाइन में क्या चीज दिखाई गई है। तो ये देखिए, इस टाइम इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पे देखिए हमारे वेंट्रिकल का जो वॉल्यूम होता है, ये नॉर्मली कंडीशन में 120 ml होता है, और इसी को हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल जितना फिल होना था उतना फिल हो चुकी है। इसी को डायस्टोल के बाद जो वॉल्यूम बचा उसी को बोल दिया एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो यहाँ है। अब यहाँ से यहाँ तक ये ग्राफ क्यों चेंज हुआ, क्योंकि अब देखिए इस कंडीशन में इस चीज को मैंने बना रखा है। अब देखिए माइट्रल वॉल क्लोज है, इसी तरीके से एओर्टिक वॉल क्लोज है। जब दोनों वॉल क्लोज है और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो इसीलिए बोल दिया गया आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या हुआ, ब्लड बाहर नहीं निकल रहा है, कोई वॉल्यूम बाहर नहीं जा रहा है, इसलिए अब देखिए वॉल्यूम के लूप में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ना ही ज्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है। हाँ, प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल का इंक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो प्रेशर आप देखिए यहाँ पे, अगर सपोज दैट 16 mmHg या 15 mmHg था, तो देखिए प्रेशर इंक्रीज होते जा रहा है, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते प्रेशर ऑलमोस्ट 80 हो गया, और सिर्फ प्रेशर में चेंजेस आए, वॉल्यूम में कोई चेंजेस यहाँ तक नहीं आए। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमें मालूम है एओर्टिक प्रेशर जो होता है नॉर्मली 80 mmHg होता है। तो जैसे ही ये वेंट्रिकल का प्रेशर 81 हुआ या 80 से इंक्रीज हुआ, वैसे ही हमारा यहाँ पे एओर्टिक वॉल ओपन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम हुआ, यहाँ पे ज्यादा होते ही ये वॉल ओपन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे फिर एओर्टिक वॉल ओपन हो गया। और याद रखिए, वॉल जब ओपन होता है तो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। नॉर्मली फिजियोलॉजिकल कंडीशन में वॉल ओपन होता है तो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए वॉल ओपन हो गया। वॉल ओपन होते ही अब देखिए ये फेज आ गई, इस फेज को बोल देते हैं रैपिड इजेक्शन फेज। अब रैपिड इजेक्शन फेज में देखिए दोनों चीज चेंज हो रही है, चूंकि वेंट्रिकल बराबर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इसलिए प्रेशर इंक्रीज होते जा रहा है। तो प्रेशर भी यहाँ पे चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसमें इजेक्शन हो रहा है। इजेक्शन होने की वजह से वेंट्रिकल का वॉल्यूम कम होते जा रहा है। तो देखिए हमें यहाँ से यहाँ तक प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, दोनों चेंजेस हो रहे हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रैपिड इजेक्शन फेज, क्योंकि वेंट्रिकल पूरी फिल थी तो बहुत तेज ब्लड बाहर निकला, इसलिए इसको हम बोलते हैं रैपिड इजेक्शन फेज। अब रैपिड इजेक्शन फेज के बाद जब इसका लेफ्ट वेंट्रिकल का मोस्टली ब्लड बाहर निकल गया, तो ब्लड अब धीरे धीरे बाहर निकलेगा और धीरे धीरे लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज होगा, और इसी को हम बोल दिए रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज। तो रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज में क्या होगा, प्रेशर भी चेंज होगा और वॉल्यूम भी चेंज होगा। प्रेशर धीरे धीरे कम होते जाएगा और वॉल्यूम जो है धीरे धीरे वॉल्यूम भी कम होते जाएगा। तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर कम हुआ एओर्टिक प्रेशर से, फौरन जो है एओर्टिक वॉल क्लोज हो जाएगा। एओर्टिक वॉल क्लोज होने का मकसद क्या है, ताकि रिवर्स ब्लड फ्लो ना हो। तो एओर्टिक वॉल जैसे ही क्लोज होगा, तो एओर्टिक वॉल क्लोज होने से देखिए क्या वो हुआ, एओर्टिक वॉल जैसे क्लोज होगा वैसे एक साउंड प्रोड्यूस होगी, उसको हम बोल देते हैं S2। तो S2 यहाँ पे प्रोड्यूस हुई एओर्टिक वॉल क्लोज होने से, और अब एओर्टिक वॉल क्लोज हो गया। इस फेज को हम बोल देते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। क्यों? क्योंकि इसमें एओर्टिक वॉल भी क्लोज है और माइट्रल वॉल भी क्लोज है, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, इसलिए आइसोवॉल्यूमेट्रिक बोल दिया। और लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स हो रही है, इसलिए रिलैक्सेशन बोल दिया। तो ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन है। और आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में क्या होगा, सिर्फ प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। तो प्रेशर क्या होगा, क्योंकि मसल्स रिलैक्स कर रही है, इसलिए प्रेशर देखिए बहुत तेजी से डिक्रीज हुआ। और ये प्रेशर डिक्रीज होते होते जैसे ही ये प्रेशर लेफ्ट एट्रियम के प्रेशर से कम हुआ, वैसे ही क्या होगा, यहाँ से ब्लड यहाँ आना चाहेगा और ये वाला वॉल ओपन हो जाएगा। तो अब देखिए फौरन ये माइट्रल वॉल ओपन हो गया। तो माइट्रल वॉल जब ओपन हुआ, तो अब अगला फेज क्या आया, माइट्रल वॉल ओपन होने से ही जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड भरा था, वो ब्लड बहुत तेजी से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। तो इसको हम बोल दिए रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज, क्योंकि बहुत तेजी से ब्लड आया। और ये ब्लड इतना तेजी से आता है कि इसमें एक साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको बोल देते हैं S3। तो S3 क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वेंट्रिकल बहुत तेज फील होती है, वहां पे जो साउंड प्रोड्यूस होती है, जो ट्रबुलेंस पैदा होता है, उससे जो साउंड प्रोड्यूस हुई उसको S3 बोल दिए। और फिर जब ये वेंट्रिकल में जो पहले से ब्लड फिल था वो खत्म हो जाता है, उसके बाद ये माइट्रल वॉल ओपन रहता है और अगला फेज आता है, उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज।
रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज में क्या होता है कि डायरेक्ट पल्मोनरी वेन से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है और लेफ्ट एट्रियम से सीधा ये चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, इसलिए इसमें ब्लड बहुत तेजी से नहीं भरता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, इसलिए इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। तो ये हो गया रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। और उसके बाद अगला फेज आता है, फॉरन ऐसे नोड फायर करता है, ऐसे नोड फायर करने की वजह से एट्रियल का सिस्टॉल होता है। तो एट्रियल जब लेफ्ट एट्रियम सिस्टॉल करती है तो इसमें जो रिमेनिंग ब्लड रहता है वो फॉरन हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। तो देखिए इसमें भी हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम जो इंक्रीज होता है वो देखिए 3 फेज होते हैं। सबसे पहले रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज, जैसे ही वॉल ओपन होगा वैसे ही बहुत तेजी से जो इसमें ब्लड पहले से फिल था वो इसमें जाएगा। फिर जब ये ब्लड खत्म हो जाएगा तो डायरेक्ट पल्मोनरी वेन से ब्लड आएगा, इसको बोल दिए रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर उसके बाद ऐसे नोड फायर करेगा और आर्टेरियल सिस्टोल होगा। आर्टेरियल सिस्टोल की वजह से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और इसको बोल दिया एट्रियल सिस्टोलिक। तो यहाँ पे टोटल देखिए 120 हो गया। अब एट्रियल सिस्टोल के बाद क्या है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। वेंट्रिकुलर जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या वेंट्रिकुलर का प्रेशर मान लो अभी लेफ्ट एट्रियम से कम है इसलिए ब्लड फिल हो रहा है, लेकिन जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू की फौरन सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज करेगा लेफ्ट एट्रियम से, फौरन ये माइट्रल वॉल क्लोज हो जाएगा। तो देखिए माइट्रल वॉल क्लोज हो गया। अब माइट्रल वॉल जब क्लोज हुआ तो यहाँ पे भी एक साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको S1 बोलते हैं। और S1 क्यों बोले, क्योंकि कार्डियक साइकिल हमें मालूम है शुरू होती है आर्टेरियल सिस्टली से। तो आर्टेरियल सिस्टली के बाद जो सबसे पहले साउंड प्रोड्यूस होती है वो S1 होती है, तो इसलिए हम बोल दिए S1। और फिर S1 के बाद जो हमारा अगला फेज आता है वो क्या हुआ, दोनों वॉल हमारे क्लोज हो गए, इसको बोल देते हैं आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और हमने इसके बारे में देख लिया, पूरी साइकिल हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई। तो पूरी एक साइकिल में क्या हुआ, यहाँ से आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ, फिर रैपिड इजेक्शन फेज आया, फिर रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज आया, और रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज के बाद एओर्टिक वॉल क्लोज होता है। एओर्टिक वॉल क्लोज हुआ जिसकी वजह से H2 प्रोड्यूस हुआ, और फिर दोनों वॉल अब इस कंडीशन में क्लोज है जिसकी वजह से वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ प्रेशर कम होगा। और जब प्रेशर कम हुआ फिर यहाँ पे आते आते लेफ्ट वेंट्रिकुलर का प्रेशर लेफ्ट एट्रियम से कम होगा, फौरन माइट्रल वॉल ओपन होगा। वॉल ओपन होगा, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन चूंकि वॉल खुलते ही रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज स्टार्ट हो जाती है, बहुत तेज वेंट्रिकल फिल होती है, इस वजह से S3 प्रोड्यूस हुई। ये S3 फिजियोलॉजिकल होती है चिल्ड्रेंस में या एथलीट की कंडीशन में, लेकिन अगर ये 50 एबव पर्सन में हो रही है, 50 एज एबो से, तो इसको हम पैथोलॉजिकल मानते हैं। फिर S3 प्रोड्यूस हुआ ये रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज में। फिर जब लेफ्ट एट्रियम का सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया तो अब डायरेक्ट पल्मोनरी वेन से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको बोल दिए रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। यहाँ पे हमारी एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है और फौरन आर्टेरियल सिस्टोल हुआ। आर्टेरियल सिस्टोल की वजह से जो बचा कुछ ब्लड था वो भी लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, और फिर अब लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर लेफ्ट आर्टेरियम से ज्यादा होगा, माइट्रल वॉल क्लोज होगा और S1 प्रोड्यूस होगी। ये नॉर्मल कंडीशन में है। और ये ग्राफ जो है ब्लैक वाला है, इसमें देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम दिखाया गया। तो स्ट्रोक वॉल्यूम देख लीजिए, एन डायस्टोलिक वॉल्यूम और एन सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो नॉर्मल कंडीशन में देखिए एन डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना है 120 ml और एन सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना है 50 ml। तो पता चला नॉर्मल कंडीशन में 70 ml हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम हुआ। अच्छा हाँ, ये S4 है। S4 की हमने बात करना भूल गए। S4 कब प्रोड्यूस होता है, S4 जब आर्टेरियल सिस्टली होती है तब S4 प्रोड्यूस होता है और नॉर्मल नहीं है, पैथोलॉजिकल है। और ये एक्चुअली प्रोड्यूस तब होता है जब हमारी वेंट्रिकल की मसल्स जो होती हैं वो हाइपरट्रॉफी हो जाती हैं, तो लेफ्ट एट्रियम को बहुत ज्यादा फोर्स जनरेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मरमर प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन होता है और यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगा, उसको S4 बोलते हैं। तो S4 पता चला ऑलमोस्ट ये पैथोलॉजिकल होता है S4। लेकिन ये अगर एज की बात करें तो 55+ एज में इसको नॉर्मल माना जाता है, और अगर ये जल्दी हो रहा है तो ये पैथोलॉजिकल है, और ऑलमोस्ट S4 पैथोलॉजिकल ही होता है। तो ये हमारा पूरा ग्राफ रहा, नॉर्मल किस तरीके से हमारा कार्डियक साइकिल काम करती है और क्या क्या चेंजेस आते हैं ये हमने देख लिया। अब आइए देखते हैं कुछ चीज़ें चेंज करने पे हमारे इस लूप में क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रीलोड चेंज करने पे क्या होता है। तो प्रीलोड होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ द वेंट्रिकल जस्ट बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन से पहले जो वेंट्रिकल का वॉल्यूम होता है उसी को प्रीलोड बोलते हैं। तो इससे हमें पता चला कि प्रीलोड इंक्रीज करेंगे यानी एंडास्टोलिक वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हुआ। तो देखिए एंडास्टोलिक वॉल्यूम नॉर्मली 120 था, अब क्या हो गया 130 हो गया। तो प्रीलोड इंक्रीज करेंगे तो इंडास्ट्रियल वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, और इस कंडीशन में क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि अब देखिए नॉर्मली हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम 70 था, लेकिन अब हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम 80 हो गया। और बाकी यहाँ पे आपका यहाँ पे एओर्टिक वॉल ओपन हो जाएगा और सेम ये नॉर्मल कार्डियक साइकिल को फॉलो करेगा। और सेकंड कंडीशन में आफ्टर लोड इंक्रीज कर रहे हैं। आफ्टर लोड क्या होता है कि वो फोर्स जिसके अगेंस्ट हमारी वेंट्रिकल को काम करना पड़ता है, यानी हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि एओर्टिक प्रेशर। तो एओर्टा का प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आफ्टर लोड कहलाएगा। तो एओर्टा का प्रेशर जितना ज्यादा
होगा उतने लेट में हमारा एओर्टिक वॉल ओपन होगा और हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो अब देखिए नॉर्मली ये नॉर्मल लूप को फॉलो किया, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में एओर्टिक वॉल ओपन हो जाता है ऑलमोस्ट 80 mmHg पर। लेकिन अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ते जा रहा है, फिर भी एओर्टिक वॉल ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि एओर्टा में प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ कहीं आके 138 mmHg पे कहीं जाके ये एओर्टिक वॉल ओपन हो रहा है और बहुत कम ब्लड बाहर निकल पा रहा है, फौरन एओर्टिक वॉल क्लोज हो जा रहा है ताकि रिवर्स ब्लड फ्लो ना हो। तो इस वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम यहाँ पे कम हो गया और जब ये एओर्टिक वॉल क्लोज हुआ तो आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन हुआ और वेंट्रिकल का प्रेशर बहुत तेजी से डिक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आए और फिर नॉर्मल लूप को ये फॉलो करेगा। तो आफ्टर लोड में क्या क्या चेंजेस आए, सबसे पहले एओर्टिक प्रेशर इंक्रीज हुआ, जैसा कि हमने बताया कि 120 से ये इंक्रीज होकर 138 समथिंग पहुंच गया। और दूसरा चेंज क्या आया, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। आप स्ट्रोक वॉल्यूम देखेंगे ऑलमोस्ट हमें 35 का सिर्फ स्ट्रोक वॉल्यूम मिल रहा है। और एन सिस्टोलिक वॉल्यूम ये भी इंक्रीज हुआ। देखिए एन सिस्टोलिक वॉल्यूम नॉर्मल कंडीशन में 50 ml था, अब यहाँ पे एन सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना है 85 ml समथिंग है। तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। ये तीन चीज आफ्टर लोड इंक्रीज करने की सूरत में हुए। और कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करते हैं तो हमारी हार्ट की मसल्स बहुत तेज कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, आइनोट्रोपी इंक्रीज होती है। इस वजह से फिलिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा ब्लड वो बाहर इजेक्ट करेंगी। ज्यादा ब्लड इजेक्ट करने की वजह से आप देखेंगे एन सिस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। नॉर्मली एन सिस्टोलिक वॉल्यूम 50 ml था, लेकिन यहाँ पे 40 ml हो गया। तो ये ग्राफ यहाँ पे ये वॉल ग्राफ इस तरह आ जाएगा और यहाँ पे आके एओर्टिक वॉल क्लोज होगा, तो ये लूप यहाँ पे जनरेट होगा। तो इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी की सूरत में क्या होगा, देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, स्ट्रोक वॉल्यूम ऑलमोस्ट 80 हो गया। अगर हम 120 माइनस 40 करते हैं तो हमारा 80 ml का स्ट्रोक वॉल्यूम मिल गया, तो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। इजेक्शन फ्रैक्शन इंक्रीज हुआ। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है कि परसेंटेज की जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम था उसका कितना परसेंट हमारा ब्लड बाहर निकला है एक बार कॉन्ट्रैक्ट करने में। तो इजेक्शन फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इनटू 100। तो हम कर देते हैं तो हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन आता है। नॉर्मली इजेक्शन फ्रैक्शन 59 होता है, लेकिन इस कंडीशन में इजेक्शन फ्रैक्शन हमारा 66% हो जाता है। तो ये हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन इंक्रीज हुआ। और एन सिस्टोलिक वॉल्यूम इसमें क्या हुआ, ये डिक्रीज हो गया। यहाँ पे आप देखिए एन सिस्टोलिक वॉल्यूम 50 से 40 ही बचा, तो एन सिस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और कार्डियक साइकिल के बारे में पूरी चीज़ जो हमने यहाँ पे भी समझा है, इसी को शॉर्ट में यहाँ पे दे रखा है कि कैसे कैसे कौन सी चीज़ होती है। ऐसे वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पहली फेज यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक बताया गया। फिर दूसरी चीज़ सिस्टोलिक इजेक्शन। सिस्टोलिक इजेक्शन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, रैपिड इजेक्शन और रिड्यूस्ड इजेक्शन। फिर इसमें क्या होता है, कौन सी पीरियड होती है। और फिर आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, ये देखिए ये वाली पीरियड। और उसके बाद रैपिड फिलिंग फेज, ये रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। और फिर रिड्यूस वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज ये है। तो हम यहाँ पे सारी चीजें पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम कार्डियक साइकिल में किस चीज में क्या चेंजेस आते हैं उसको हम ग्राफ से समझेंगे। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे।